आदिलाबाद शहर का क़ल्ब शहर का ये ओल्ड बस स्टैंड इलाक़ा है जो यहाँ पर रौनक छाई हुई रहती है। मुख्तलिफ़ मकामात के लोग आते हैं, शहर के भी लोग यहाँ पर कुछ वक्त गुजारी के लिए आते हैं। आज हम बात करेंगे BRS के उन क़ायदीन से जो मुख्तलिफ़ मकामात पर दौरा करते हुए कैनवसिंग के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं और जानते हैं कि आज के हालात दरअसल क्या है। इसी ज़िमन में बातचीत के लिए मेरे साथ आदिलाबाद के म्यूनसिपल ज़हीर रमज़ानी है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज के क्या हालात है और वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ पब्लिक से सुना है। तो बताइए कि हम जहाँ तक कुछ कोशिश कर रहे हैं पब्लिक से मालूम करने की, तो एक बात हमारे सामने आ रही है कि फ़ुटपाथ के कुछ लोग नाराज़ हैं आपसे। फिर आप क्या शहर के अलावा फ़ुटपाथ कारोबारियों से कुछ बात की या फिर इनके क्या मसाइल के आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? आज आदिलाबाद शहर के अंदर जो फुटपाथ का जहाँ कहीं भी मसला है, जिसमें गुलिस्तान में पटना प्रगति के द्वारा हमारे MLA साहब जोगीराम साहब की हम आर्डर पर विनायक चौक और मल्टीपर्पज़ और ओल्ड बस स्टैंड ये शॉप्स बनाए हम। इसके लिए अभी फिर हम और एक प्लान हमारा आदिलाबाद में और जहाँ कहीं भी है, अम्बेडकर चौक के जो डिवाइडर के बाजू का जो फुटपाथ है, शिवाजी चौक का जो फुटपाथ है, उनको भी ऐसी जो तो शॉप बना के देने का है। जो तरकारी मार्केट अंदर जो मार्केट है ऑलरेडी वो शॉप्स पूरे खाली हो चुके हैं, उसको डिसमेंटल कर हम टोटल और छोटे छोटे शॉप बनाकर ये जो बंडी पे जो कारोबार करने वाले हैं इनको हम वहाँ शॉप बना के उनके लिए ताक़यामत तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सरकार उनको वहाँ सेट करेंगे हम। और आदिलाबाद शहर के अंदर और इसके अलावा भी और जहाँ कहीं पर फुटपाथ है उनको हम अच्छी जगह पर शिफ्ट करके उनको ज़िंदगी भर के लिए कोई यानी कि आज जैसा कि सोचते हैं कि कल हमारा क्या होगा, हम परेशान हैं, हमारे को उठा देंगे, बिल्कुल नहीं। ये KCR साहब और जोगीराम साहब की सरकार है। ये अंदर पटना प्रगति के जो फंड्स हर महीने को 2 करोड़ रुपए जो फंड्स आए हमारे को, वो फंड से आज आप देखिए यही 9.5 साल से पहले आदिलाबाद का क्या सूरत थी और आज क्या है। यही पटना प्रगति के फंड से KCR साहब और आदिलाबाद में जोगीराम साहब आप देखिए हर वो चौरस्ते को खूबसूरत बनाया गया है और जो मेन रोड्स और गलियों के रोड भी पटना प्रगति फंड से जो है सो तकमील करे। इसके लिए आप देखिए हर जगह ट्रैफिक का भी जो प्रॉब्लम है, मेन जो चौरस्ते है आपको इस तरीके से बनाया गया कि बिल्कुल ट्रैफिक वहाँ जाने के बाद स्लो होता है। वो सोचकर आप गौर कीजिए कि कितना खूबसूरत। आज अगर कोई 10 साल के बाद अगर आदिलाबाद आ रहा तो वो परेशान हो जा रहा हूँ। आप मवाले के पास से इंट्रेंस से वेलकम के पास से देखिए आदिलाबाद शहर से लेके बाहर गेट तक आप कितना खूबसूरत हो गया है। ये गुलिस्तान में तो जो सरकारें थी कांग्रेस जो हमेशा 55 साल 60 साल हुकूमत करी तेलंगाना के अंदर, लेकिन ये लोग तेलंगाना के लिए कभी काम नहीं करे। और आदिलाबाद के अंदर बिल्कुल ही यानी कि आप देखिए कई जगह ऐसे थे कि ऑटो में अगर डिलीवरी पेशेंट को अगर घर से अगर खानापुर, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, खानापुर से दवाखाने को जाना है तो वो बेचारी का जो हाल इतना बुरा हो जाता था, जाने के लिए आधे से पौन घंटा लगता था। लेकिन आप कहीं से भी निकल लीजिए 5-10 मिनट में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच। ये है आदिलाबाद का डेवलपमेंट है ये। अब ये लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे भाई फिर अब क्या तेरे को चश्मा डबल लगा के देना कि देखने के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हुआ। IT टावर जो आदिलाबाद के अंदर आया ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज इंजीनियर कॉलेज है हमारे पास, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज आप जाइए हॉस्पिटल के अंदर इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रहा है कि गुलिस्तान में जो हम दिए, हम जो तो रिम्स हॉस्पिटल दिए भाई, मगर तुम उसके अंदर करे क्या। अपोजिशन वाले इस बात का भी इल्ज़ाम लगा रहे कि मशीनरीज वगैरह सब है लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, इसके लिए क्या रहेगा लाइए हमारे? इसके लिए मैं यही बताना चाहूँ कि मशीनरीज तो थोड़े अभी चालू हुए हैं, क्योंकि उसके लिए प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेसर्स आना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आना है। अब हालात यहीं पर वही है कि कुछ काम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो BJP की सरकार है उन्होंने अपना काम रोकने की हर तरफ से कोशिश कर रही है। बाखूबी तेलंगाना के पूरे हमारे जितने भी वोटर्स हैं सब जानते हैं कि BJP वाले ख़ास करके जो सो तेलंगाना में के अंदर डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे वो लोग। इसकी मिसाल आप देखिए कई जगहों पर जो है सो जो फंड्स आए हमारे पास, तो फंड्स में जो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो फंड्स नहीं दिए। उसके बावजूद भी हम जो डेवलपमेंट करें, अभी
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के बाद से आज मैं समझता हूँ कि हमारे पास नागपुर हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमारे को। ये कारनामा है जोगी रामाना साहब का। आपको तो कहने के लिए आप आए 55 साल के बाद हर हमेशा इलेक्शन के टाइम पे आते आप लीडर। अभी एक लीडर आया RSS का कंडी श्रीनिवास, डायरेक्ट अमेरिका से आके जो है सो यहाँ पर कांग्रेस का टिकट लेके कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि पब्लिक यानी कि अवाम की खिदमत का इनको जज्बा नहीं है, इनको इनकी अपनी अना है। इनको एक कॉन्टेस्ट करने वाला इंसान यही कहता है कि आप मेरी काबिलियत, मैं काम करूँगा आपके लिए, मुझे वोट डाल के जिताओ बोलेंगा, लेकिन ये नहीं बोलेंगा कि मैं जोगी रामाना को हराना है, मेरे को जोगी रामाना का। अरे नींद में भी वही बोल रहा कहते जोगी रामाना को। अरे भाई तुमको अगर काम करना है तो आवाम के दिलों को जीतो, आवाम से मोहब्बत लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ो। 3 महीने 4 महीने पहले आके अमेरिका से मैं इलेक्शन खड़ा, मेरे को जो सो जोगी रामाना को हराना है, तू नहीं, तेरी 7 पीढ़ियाँ भी जोगी रामाना साहब को नहीं हरा सकते। मैं ये बात आपके द्वारा कांग्रेस के जो RSS जो लाभी लेकर यहाँ आए हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आदिलाबाद की आवाम सिर्फ और सिर्फ जोगी रामाना साहब को चाहती है और कार के निशान को ही वोट डालने के लिए तैयार है। आज इस बात से आपको उम्मीद है कि आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा? इंशाअल्लाह हम 40 से 45 हज़ार मेजॉरिटी के साथ आज आदिलाबाद के अंदर जोगी रामाना साहब को जिताएंगे और तीसरी बार KCR साहब की सरकार बनेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहाँ आ चुका है। IT टावर भी काम चालू है, काम हो रहा है ऑलरेडी। किराए की बिल्डिंग लेकर लोग काम चला रहे हैं, उनके लिए IT टावर सेक्टर भी बन रहा है। ये तो एजुकेशन के बुनियाद पे काम तो चलना ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से हमारे तेलंगाना के अंदर 1000 रेसिडेंशियल स्कूल्स जो कायम किए गए, उसमें से कई स्कूल्स यहाँ पे बने हैं। 4 हमारे हिंदू भाइयों के लिए बने हैं, SC BC माइनॉरिटी SC BC और OC के लिए बने हैं। वैसे ही स्कूल हमारे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए भी बने हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। अब ये बात है अलग है कि जब दिल ही न चाहे तो बातें हज़ार हैं। लोगों को दिखना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। मगर एक बात यहाँ वाजे कर देना चाहता हूँ मैं कि जो अपोजिशन पार्टियाँ जो इल्ज़ाम लगा रही है कि काम नहीं हुआ, तो मुझे ये लगता है कि उनके शायद आंखों की नज़र की कमज़ोरी है, उनको काम नहीं दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ खुलेआम आपके मुंसिफ TV के ज़रिए से, काम तो होना ही है। जो काम नहीं हुए थे वो काम आज मुकम्मल हुए हैं। शुरू से हमने अलिफ बे से काम शुरू किया, आज इख्तिताम तक नहीं पहुँचा है, काम और चल रहे हैं। और जो काम हमने किए हैं, जो यहाँ पे BJP के, कांग्रेस के, जो मुख्तलिफ पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके घरों के सामने का रोड भी हमने बनाया है। वो आज जिस रोड पे चल रहे हैं, उनके घरों का जो वेस्टेज वाटर है, वो भी नाली हमने हमारे तेलंगाना आने के बाद बनी है। उनके घर के सामने का रोड भी हमने बनवाया है, जिस पर वो चल रहे हैं। तालीमी तौर पर जब बात आती है तो आदिलाबाद ज़िले के अंदर कई तलबा है जो D.Ed B.Ed करने के बाद इंतज़ार में है कि DSC होगा। पिछले 5 साल के अंदर कोई DSC नहीं हुआ और एक DSC का आलमी अभी जारी किया गया था, ऐलान हुआ था कि वो भी इंतखाबी मंशूर की वजह से, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मनसूख कर दिया गया। तो फिर इसके ऊपर उन तलबा के लिए आप किस तरीके से समझाएंगे कि उनके हालात ऐसे हैं और वो लोग फिर रोज़गार का ज़रिया उनको मिल सकता है? सबसे बड़ी मसरत की बात तो ये है, खुशी की बात ये है कि हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम के और दूसरे तेलुगु मीडियम के, कि तालीम का जो शोर जो पैदा हुआ है काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीम लेकर डिग्री हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनको इस बात का मैं तयक़ुन भी देता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि किसी न किसी हाल में दोबारा DSC हो, उसके अंदर उर्दू असातिज़ा की उसके अंदर मुकम्मल पुरज़ोर कोशिश कर उसके अंदर उनका दाखिला हो, उनको जॉब मिले। और दूसरे जो एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर जितने भी काम हैं, इंशाअल्लाह जो भी काम हुए थे कुछ न कुछ तौर पर हमने किए हैं। और उर्दू का जो मसला है, हमारी मादरी ज़बान है, रियासत की सेकंड ज़बान है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस ज़िम्मेदारी के साथ में और जिस लगन के साथ में आप लोगों ने तालीम हासिल की है, इंशाअल्लाह हम उसी लगन से आपको इसका फल, इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। आप मुतमईन रहिए। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से हमारे इमाम के क़ायद असद साहब से भी बात हुई है, तो इलेक्शन का नज़दीक आने से वो काम ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है।
हम आपसे वादा करते हैं, आपके यूनियन से वादा करते हैं, आपके लिए कायदीन से हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में जितना भी हो सका हम उर्दू के लिए कोशिश करेंगे, या कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। और अल्लाह ने हमसे उर्दू के ताल्लुक से काफ़ी काम भी लिया है। इसकी हमको अपने आप मसरत है कि हम कौम के किसी न किसी काम के लिए हम हाजिर तो हुए। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में आप एक मजबूत कायद की तरह जाने जाते थे। रोशनी पैकेज के तहत मुख्तलिफ मवाजियात के अंदर बहुत सारे स्कूल्स खोले गए। शायद कि उसी का समरा है जो आज मुख्तलिफ जगह पर स्कूल्स नज़र आ रहे हैं और बच्चे हैं, और वही बच्चों को आज उम्मीद ये है उम्मीदवारों को कि भाई DAC आएगा तो जो स्कूल बंद होने के दहाने पर है यूनुस अकबानी साहब उनके लिए कुछ करेंगे, या फिर क्योंकि मुकामी सतह की बात है तो MLA या MP या आपके हुकूमत के ज़रिए से इन स्कूल को बंद होने से बचाया जा सकेगा, या जो स्कूल बंद होने के दहाने पर है उसको बचाने की आप कोशिश करेंगे? क्योंकि इसके अंदर उर्दू के लिए रोशनी पैकेज के तहत पिछले बहुत बड़ा काम हुआ और कई स्कूल्स आपके तवज्जो से बंद होने से रुके थे, और जो स्कूल बंद हुए थे आपने उसको कलेक्टर से नुमाइंदगी करके खोला भी था। देखिए साहब, अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह हमसे मिलत और कौम का काम ले रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मिलत के लिए काम करेंगे, असातिज़ा के लिए काम करेंगे, बच्चों के लिए हम काम करेंगे। हमारा मकसद ही वही है कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो, हमारे बच्चे तालीम लेकर आगे बढ़ें, और उनका जो माश का जो मसला है वो तालीम हासिल करने के बाद ही होगा। इसकी हमको अच्छी तरीके से इसकी हमको समझदारी भी है, और मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, और मेरे अपने पार्टी के अक़लियती लीडरों की भी ज़िम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट, इसकी खिदमत जिस तरह भी हो सकती है, जिस भी पैमाने पे हो सकती है और जिस सतह पे हो सकती है, हम इंशाअल्लाह इसके लिए हाजिर हैं। और मैं अपनी तरफ से अपने उन बच्चों को जिन्होंने तालीम हासिल करके, डिग्री हासिल करके वो लोग आज बेरोज़गार हैं, कुछ तो मजबूरियां होंगी, ठीक है, सियासी मजबूरियां रहती हैं, और एजुकेशन के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से आप बेरोज़गार मत नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह आपका भी काम होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं एक मोमिन के हिस्से से आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जिस भी सतह पे काम हो, चाहे काम नीचे हमारे MLA साहब से लेकर CM साहब तक जो भी काम हो, हम MLA साहब का हाथ उंगली पकड़कर आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए, आपके लिए हम सर्विस देने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ासकर इंतखाबात के अंदर ये बात बड़े पैमाने पर गश्त कर ये है कि KCR साहब ने 12% का वादा किया था जो आज तक नहीं मिल सके। इस पर आप क्या बयान देंगे? देखिए साहब, ये सियासत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहना पड़ता है, और 12% तहफ़्फ़ुज़ात शायद मुझे ऐसा लगता है कि सियासी जुमला तो नहीं कह सकते, मगर ज़िम्मेदारी का भी जुमला है। ज़िम्मेदार शख्स ने कहा है, हमारे CM साहब ने कहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अभी हाल में हमारे एजेंसी एरिया में 100% तहफ़्फ़ुज़ात था एजेंसी एरिया में आदि कबायलियों के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ लोग गैर कबायली लीडर्स सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, एक रीट दाखिल करें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आ चुका है कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, लिहाजा उस पर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो। ये आर्डर्स भी कलेक्टर के पास आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी हिसाब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का इम्प्लीमेंट होना मुझे तो नहीं लगता होगा, क्योंकि इसके अंदर कानूनी अड़चनें हैं, और ये हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो ये कहता है, उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है। हमने वो ऑर्डर हमारे पास मौजूद भी है, उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है कि जो पिछले दिनों में एजेंसी एरिया में जो रिजर्वेशन का जो प्रॉब्लम आया, 100% तहफ़्फ़ुज़ात पिछले 3 साल से उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्टली उसका रिप्लाई दिया कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके लिए सियासी मजबूरी भी हो सकती है, हमारी अपनी गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, वरना सब दिखावे के लिए हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, ये कोई भी हुकूमत आई तो 12% का तहफ़्फ़ुज़ात देना हाईली इम्पॉसिबल है। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात वाइस के पीरियड में हमारे माइनॉरिटीज़ भाइयों की सियासी मजबूरी थी। अगर कांग्रेस को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने के थे तो 2004 से 2014 तक तकरीबन सतों में कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कोई रियासत में जहाँ कांग्रेस रूल में थी, कोई रियासत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिया गया था। ये हमारे उम्मड़ी आंध्र प्रदेश की मजबूरी थी, इलेक्शन जीतने के लिए, हमारे वोट्स लेने के लिए,
वो 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया गया सिर्फ हमारे इस आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर भी हम उसका शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, दिया, अच्छी बात है। मगर सियासी बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात कम से कम जब कांग्रेस हुकूमत जो रूल करी है हमारे मुल्क के ऊपर 56 साल जो रूल्स करी है, वो हिसाब से सियासी पार्टी होने के बाद, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी होने के बाद किसी रियासत के अंदर स्पेशली 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को नहीं दिया गया। ये हमारे लोग समझ भी चुके हैं, हम आपको समझना भी है इसको। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ख़ासकर आदिलाबाद की आवाम डबल बेडरूम और माइनॉरिटी की तरफ से दिए जाने वाले लोन्स को लेकर भी सवाल कर रही है, और शायद कि इंतखाबात के मौके पर आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे तो ये सवाल आपके सामने भी आया होगा, इस पर आप क्या सफाई पेश करेंगे? सब मेरा अपना तज़िया, मेरी अपनी सोच ये है कि जो 12वां जो डबल बेडरूम का जो स्कीम जो आया था वो हमारे हिसाब से वो एक प्लान था सीएम साहब का, मगर उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो लोग घर में रह रहे और जिसी के पास घर नहीं है तो दूर जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ कि बीच में जो कोरोना आने से 2 साल जो फाइनेंशियल रेसिस्टेंस जो हमको आया, हमारी हुकूमत को जो आया, उसमें हमारी मजबूरी हो गई कि वो हम उसको पूरा नहीं कर सके। और इसी के कनेक्टिविटी में, इसी के जोड़ के अंदाज़ में अभी जो हमने मंशूर डिक्लेयर किया है, हमारे मंशूर में है कि इंशाल्लाह जिसके जो प्लॉट्स हैं, खुद का अगर प्लॉट्स है तो उसको घर बनने के लिए 3 लाख रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में डालेंगे। ये हमारे मंशूर में हमने डिक्लेयर किया है। तो इसी बुनियाद के ऊपर सब देखिए, हमको या हमारे आदिलाबाद के अंदर बेघरों को घर देना मकसद था। तकरीबन 1000 डबल बेडरूम हुए, जो बेघर थे उनको घर मिले। अब डिमांड ज़्यादा है, एकदम से हम उसको पूरा नहीं कर सकते, इसका रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के बाद, इंतखाबात होने के बाद में जो भी ज़रूरतमंद है उनको हम घर देने की, उनके घर के लिए 3 लाख रुपए घर से गवर्नमेंट से सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये हम दावे के साथ कहते हैं। सब एक बात ख्याल रखिए, डिमांड तो बढ़ना है, ये डिमांड पहले मुकम्मल नहीं हुए, ये डिमांड्स पहले सियासी पार्टियां इसको मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से भी डिमांड बढ़ा है। तो सारा बोझ 9 साल के बच्चे के ऊपर आकर गिरा है। धीरे धीरे काम होगा, ज़रूरी नहीं एक साथ किसी काम हो। सब अगर घर में भी अगर शादी है तो आदमी एक साथ में सब सामान जमा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा सामान जमा करता है। तो तेलंगाना अभी छोटा सा एक रियासत है, मगर एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारी रियासत की मिसाल सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं। और जो दूसरी चर्च हैं, तकरीबन छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और कर्नाटक, यहाँ के मिनिस्टर्स आ चुके हैं, केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं कि आपके जो स्कीम्स है वो स्कीम्स के बारे में हमको समझाइए, आप कैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं खुसूसन आपके टीवी के ज़रिए से हमारी सारी आवाम से, हमारे हिंदू भाइयों से और हमारे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि केसीआर की ज़रूरत तेलंगाना को नहीं है, केसीआर की ज़रूरत सारे मुल्क को है। सारे मुल्क की नज़र तेलंगाना के इस इलेक्शन के ऊपर है। तो मैं तेलंगाना के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये तेलंगाना रियासत आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी मजबूत डेवलपमेंट जिम्मेदारी की, और एक यानी कोई अभी तक 9 साल के पीरियड में फसाद नहीं हुआ, ऐसा ये पहली रियासत है तेलंगाना रियासत। तो सारे मुल्क के नज़रें इस रियासत के इलेक्शन के ऊपर हैं, केसीआर साहब के ऊपर है। और केसीआर को हमको तो ज़रूरत है, केसीआर को इस वक्त सारे मुल्क को ज़रूरत है कि ऐसे पूरे स्कीमात मुल्क के अंदर लाना है। तो मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमको साथ दीजिए, हमारे केसीआर साहब को वोट डालिए, हमारे जोगनाथ साहब को जिताइए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय तेलंगाना। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे यूनुस अकबानी साहब जो आदिलाबाद के अंदर हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ सीधे यही कहा कि रियासत के अंदर अमन व अमान कायम है, तो अमन की बुनियाद पर हम तमाम को आगे बढ़ना चाहिए। और तरक्याती कामों की जहाँ तक बात है तो पिछले दौर में कुछ हो चुके, बहुत सारे काम हो चुके हैं। और एक ये है कि पिछले हुकूमतों के जो बक़ियाजात है वो हम आज भुगतते आ रहे हैं। एक छोटी सी रियासत और जदीद रियासत के अंदर तरक्की के लिए बहुत सारे वक्त और इंतज़ार रहेगा। तो मुमकिन है कि आइंदा दिनों में तरक्की होती चले जाएगी और मज़ीद हुकूमत को बिठाने की कोशिश करने की इनकी पूरी टीम मैदान में उतर चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, आदिलाबाद।